बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। ख़त्ते में जो सूरत हाल है उसमें ईरानी सदर का पाकिस्तान आना और फिर दौरे के बाद एक मुस्तहकम तौर पे बयानात की जो भरमार है वो भी यकीनी तौर पे पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ख़त्ते में जो ममालिक हैं उन सब के लिए नहायत अहम है। भारत भी इस वक्त नजरें जमाए बैठा हुआ है ईरान और पाकिस्तान ताल्लुकात पे से साथ ही साथ अमरीका ने भी कुछ दबे लफ्ज़ों में बात करती है। अमरीका हमेशा से दबे लफ्ज़ों में धमकियाँ अमेज़ बात करता आया है, लेकिन उसको हम यूं ही ले लेते हैं। हम चूंकि माशी तौर पे वो मुस्तहकम मुल्क नहीं है तो बाज़ औक़ात हमें उन बातों को सुनना भी पड़ता है। आपको याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं, अमरीका खिलाफ बयानिया जो PTI की तरफ से आया उसको बहुत ज़्यादा एक इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि वो भी वक्त था कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो उस वक्त भी ऐसी ही धमकियाँ अमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई थी, लेकिन सामने नहीं लाया गया। ये छोटी सी एक बारीक लकीर है जिसको अमूमन नाजरीन जो हमारे पाकिस्तान के अवाम है वो समझ नहीं पाते कि आखिर मुल्क की सलामती यहाँ पे जो होती है वो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल के किस तरह से ख़राब हो सकती है। बहरहाल एक छोटी सी बात थी। आगे चलते हैं जनाब। जब ऐसा ही है तो इस वक्त जो मंजरनामा हमें नज़र आता है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात आलमी सतह पे तमाम ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करना है। इस वक्त इस खदशे को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता कि जियो पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त पाकिस्तान का किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान खत्ते में गर्म पानी का वाहिद हिस्सा खत्ता है जहाँ पे बहुत से ममालिक को तरसील होती है। यहाँ पे सऊदीया से ताल्लुकात भी हो रहे हैं, चीन के जो CPEC का मंसूबा है उसका दूसरा बाब भी शुरू होने वाला है और ईरान से भी मंसूबात हो रहे हैं जो कि इकॉनमी पे बड़े गहरे असरार डालेंगे। लेकिन साथ साथ सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या पाकिस्तान अंदरूनी सियासत में जब तक बेहतर तौर पे मुस्तहकम फैसले नहीं करेगा और मुज़ाकरात नहीं करेगा तो क्या ये मुमकिन है कि आलमी सतह पे जो पॉलिटिक्स में वो अपने बात को, अपने मकाम को मुस्तहकम पोजीशन में शो कर सके। इस वक्त ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में इकोनॉमी की जो पोजीशन है वो कोई बेहतरी की सूरत हाल नहीं है। इस वक्त मुख्तलिफ सूबे 18वीं तरमीम के बाद अपने अपने मंसूबों का और रिलीफ का ऐलान ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए उनके पास कोई खातिर खा प्रोजेक्ट्स मौजूद नहीं हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो है यहाँ की अंदरूनी सियासत, जिसमें PTI बड़े इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही है। PTI और PTI के यूटर्न्स अभी भी उसी तरह से बाकी है। आगे सियासत किस रुख पे जाएगी, जियो पॉलिटिक्स में हम क्या कर रहे हैं और अंदरूनी सियासत में क्या हो रहा है, तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राना गुलजार ताज साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और उनके साथ मौजूद है इकबाल एडवानी साहब, आप तजियाकार हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं राना गुलजार ताज साहब, इस वक्त क्या समझते हैं ईरानी सदर का आना और उस दौरे के बाद हमें कुछ दबे लफ्ज़ों में अमरीका की तरफ से भी बात सामने आती है कि माहिदे ना किए जाएँ, अपने तौर से जो खारजा पॉलिसी के अमूर हैं उसको पाकिस्तान सिर्फ देखे। क्या समझते हैं इस बात का, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके चैनल का। देखिए जी, ईरानी सदर तशरीफ़ लाएँ पाकिस्तान, उनका शुक्रिया, उनकी मोहब्बत है पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और बड़ी खुशाहीन बात है कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और बिल्कुल मुआहदे होने चाहिए और आपस में दो मुस्लिम ममालिक हैं, मिल रहे हैं और मैं कहता हूँ तमाम मुस्लिम ममालिक को एक पेज पे आना चाहिए, इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। अमेरिका बिल्कुल सुपर पावर है और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि जिस तरह वो भी दुनिया में अपनी लॉबिंग करते हैं और दुनिया में लोगों से मिलते हैं, तो पाकिस्तान भी लॉबिंग करे, खुलकर लॉबिंग करे और तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करे। जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इकट्ठा किया था, तो मौजूदा हुकूमत भी इकट्ठा करे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च करे और बैन-अक़वामी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आनी चाहिए। उनको महफूज सरमायाकारी की इजाज़त देनी चाहिए हुकूमत सरकार को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और वो करें यहाँ पे सरमायाकारी ताकि हमारे मज़दूर खुशहाल होंगे
और मुल्क खुशहाल होगा, और जब मुल्क खुशहाल होगा तो इंशाल्लाह अवाम भी तरक्की करेगी। और पाकिस्तान की बका इसी में है कि हमें अपने आपस के सियासी इख्तलाफात ख़त्म कर कर जितने भी मुस्लिम दुनिया के जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना होगा, जोड़ना होगा। और इख्तलाफात आपस में घर में होते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक लम्हे के लिए उनसे हमें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा तो हम भी रहेंगे, हमारे इख्तलाफात भी रहेंगे, हमारी सियासत भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। जब पाकिस्तान अगर अल्लाह ना करे नुकसान पहुंचेगा तो हम खुद पे खुद ही मर जाएंगे। तो पाकिस्तान का एक वक़ार है दुनिया में और उसको बुलंद होना चाहिए, और उसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। और ईरानी सदर बहुत अच्छी बात है कि आए। मैं समझता हूँ कि तमाम मुस्लिम ममालिक के जो सदूर हैं, वज़ीर आज़म हैं, उनको दौरे की इजाज़त देनी चाहिए पाकिस्तान आने की, और एक इस्लामी प्लेटफॉर्म को मुस्तहकम और मजबूत किया जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, और इसमें एक दूसरे को पुल का किरदार अदा करना चाहिए। तमाम सियासी लोगों को इख्तलाफात नहीं रखने चाहिए इसमें, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको मैसेज, हम अच्छा मैसेज दें। चलिए, बड़ी आपने खूबसूरत बात की, और मेरा ख्याल है कि जो पूरा सवाल था, सिनेरियो, उसको आपने बड़ी अच्छी तरह से बयान कर दिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, इकबाल एडवानी साहब की तरफ मैं चलती हूँ। इकबाल एडवानी साहब, इन्होंने कहा इस वक्त कि हमें सबको दावत देनी चाहिए और हमें जो है अपनी पोजीशन बतानी चाहिए। हम तो मिनमिनाते रहते हैं दूसरे ममालिक के सामने, हमें तो अपनी पोजीशन का पता ही नहीं है। हम जो है इस वक्त एटमी ताकत भी हैं, हमारे मुल्क में वसाइल की भी कमी नहीं है, लेकिन हमारा जो एक गुफ्तगू का अंदाज़ होता है वो हम हमेशा झुक के बात करते हैं। मैं नहीं कहती कि आप बड़े उसमें बात करें कि जी वी आर समथिंग, और हम अपनी जो चीज़ नहीं भी उसको शो करें, लेकिन अमूमन यही देखा गया है कि हम दूसरे ममालिक के सामने झुक के ही बात करते हैं और सिर्फ हम पैसे ही मांगते रहते हैं। ये रवैया आपने क्या इस दफ़ा नोट किया है इस चीज़ को? हालांकि ईरान को इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी कि वो यहाँ आता और ख़त्ते में किसी एक मुल्क को अपने साथ मिलाता। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से मिडल ईस्ट में जंग शुरू हुई है ना, तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस बन गई है मिडल ईस्ट के हर कंट्री के लिए, मिडल ईस्ट के लिए भी बन गई है, और वेस्टर्न के लिए भी, और अमेरिका के लिए भी। क्योंकि इनके जो आज जो देखें, एक हम कुछ ग्राउंड रियलिटी अगर हम देख लें दुनिया की आज क्या है, आज रसिया और चाइना काफ़ी आगे आ गए हैं अमेरिका के खिलाफ, और वो नहीं चाहते कि अमेरिका का असर और रसूख मिडल ईस्ट में रहे, क्योंकि उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ गई यूक्रेन जंग के अंदर। रसिया को काफ़ी प्रॉब्लम आ गई अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रियों से, और चाइना हो गया, चाइना को साउथर्न सी में अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है, काफ़ी कंट्रियों को हाथ में लेकर, फिलिपाइन हो गया, मलेशिया हो गया, इन कंट्रियों के जरिए इंडोनेशिया, तो चाइना को, और फिर ताइवान को भी काफ़ी असला दे रहा है। तो चाइना ऑलरेडी प्रॉब्लम में, और अमेरिका हर जगह चाइना को मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है, इसी तरह रसिया के साथ है। तो अब ये भी काफ़ी उभरती हुई ताकत है। अब इनका सबसे बड़ा टारगेट ही यही है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका का असर रसूख कम हो जाए। अब अमेरिका का असर रसूख कम करने के लिए इनको इसराइल को कमज़ोर करना पड़ेगा। जब इसराइल कमज़ोर होगा तो अमेरिका का असर रसूख कम होगा, और जैसे अमेरिका का असर रसूख कम होगा तो इनको अपने जो प्रॉब्लम्स हैं ताइवान के साथ, चाइना का, रसिया का, यूक्रेन के साथ, उसमें इनको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। यानी अब ये दो मुल्क सामने आ गए हैं उस मिडल ईस्ट वॉर के अंदर। ईरान को सपोर्ट करना, ईरान के जरिए हमास, और जो ईरान की ईरान कभी फ्रंट में आके लड़ता नहीं है, ईरान ने प्रॉक्सी बना रखी है यमन में, लबनान में और इराक में, इसकी प्रॉक्सी है जिसके जरिए वो अटैक करवाता है। अब ईरान एक उभरती हुई ताकत बन जाएगी। मुझे लगता है आगे जाके मिडल ईस्ट का, जिसको हम देसी जबान में चौधरी बोलते हैं, शायद ईरान होगा, क्योंकि उसको सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, क्योंकि इसराइल को तोड़ना जरूरी है। इसराइल टूटता है तो अमेरिका टूटता है। अब ना मिडल ईस्ट में जब ये प्रॉक्सी को इतना सपोर्ट कर रहा है, अब यमन हो गया, इराक हो गया, तो आपको पता है अभी यमन ने इतने ऐसे असला यमन को रसिया की तरफ से और चाइना की तरफ से दिए गए कि ये अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रियों का मुकाबला कर लिया इसने। इतनी बमबारी होने के बाद भी इनको वहां से जहाज नहीं निकल सकते। अभी कल की न्यूज़ है, जर्मनी ने तो विड्रॉ कर दिया कि मुझे यहाँ से अपने जहाज निकालने नहीं है। तो इतनी बड़ी पावर बनती जा रही है मिडल ईस्ट के अंदर, उसकी सपोर्ट रसिया हो रही है। अब पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान देखें, कुछ भी है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली तो कुछ नहीं है, लेकिन मिलिट्री के हिसाब से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है। मिलिट्री भी है, पर ज्योग्राफिया इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिया हो गया, और मिलिट्री की इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अभी इन जितने भी कंट्री हैं मिडल ईस्ट के, अगर अमेरिका असर और रसूख कम होता है तो इनको सपोर्ट के लिए कोई ना कोई चाहिए
अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है जिसको अब इसी वजह से मिडल ईस्ट का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि ये वक्त है कि पाकिस्तान अपने आप को किस तरह, यानी ये देखें, ये शतरंज की चाल होती है। अब पाकिस्तान अपने आप को किस तरह लेकर चलता है, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे पाकिस्तान अगर अपने आप को सही लेकर चले और हर मुल्क से ताल्लुकात ले, लेकिन अगर पाकिस्तान की जो भी लीडरशिप है मेन, अगर वो ये सोच के चले कि हमें हर वो काम करना है जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे, तो 3 साल आप पाकिस्तान तकलीफ में रहेगा, लेकिन 3 साल के बाद पाकिस्तान बहुत ऊपर आ जाएगा। इसके लिए ईरान से भी मुआहदे होने चाहिए जितने हो सकते हैं। अमेरिका तो मुखालफत करेगा, क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही नहीं है कि ईरान से पाकिस्तान के मुआहदे हों। अब पाकिस्तान अगर ईरान से मुआहदा करता है, मैं तो कहूँगा इंडिया से भी कर ले, अफगानिस्तान से भी कर ले। जब आप अपने पड़ोसियों से मुआहदे कर लोगे तो आपकी ट्रेड बढ़ जाएगी। ट्रेड यानी रीजनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रीजनल ट्रेड बढ़ेगी, आपके यहाँ गरीबी कम हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ अगर ईरान और इंडिया से अगर ट्रेड पूरी तरह खुल जाए तो हमारे यहाँ 50% महंगाई कम हो जाएगी। ये सिर्फ हमने पाकिस्तान में ही देखा है कि इस वक्त जो ईरान का गुस्सा है, बास लोग ये समझते हैं कि ये इस्लामी मुल्क बन के जो है इसराइल के ख़िलाफ़ जा रहा है, लेकिन उसकी अपनी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है उसमें जो आती है वो ये कि इसराइल पे जो सेंक्शंस लगी, ईरान पे जो सेंक्शंस लगी हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा जो है वो चौधरी इस वक्त अमेरिका बना हुआ है। जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया उसी को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त वो चाहता है कि इन तमाम की ताकतों को जो है वो कम करके उस पर जो सेंक्शंस हैं उसको ख़त्म किया जाए और वो ताल्लुकात को बढ़ाए। सेंक्शन के बावजूद भी इस वक्त हम ये देखते हैं कि ईरान इंडिया से मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात रखा हुआ है, तिजारत हो रही है। इसी तरह से हम दूसरे ममालिक में देखेंगे, चाइना और भारत का अपने तौर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन उनकी तिजारत फिर भी जारी है। हम क्यों अपने आप को पीछे करके बैठे हुए हैं, जबकि हमारे लिए बहुत आसान है कि हम आवाम को रिलीफ दे सकते हैं, इंटरनेशनली हमारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सिर्फ हम तेल और गैस ही अगर उसकी पाइपलाइंस बिछा दें और चीज़ें हम पेट्रोल जो है वहाँ से लाना शुरू करें, हम क्यों डरे हुए इस वक्त? देखिए, डरे हुए भी नहीं है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। हमारी टॉप की लीडरशिप जो भी रही है वो अभी से नहीं, अमेरिका के अंडर में रही है। उनके, अब माजरत के साथ मैं कहूँगा, उनके बिजनेसेस, उनके खानदान के खानदान वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, उसी इमदाद पे वो लोग चल भी रहे हैं। तो इस वजह से वो स्टेप नहीं लेते जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। आपने कहा इंडिया की एग्जांपल दी। देखिए, तो इंडिया का ये प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी देखा है कि इंडिया की किसी सियासी पार्टी का दफ्तर फ्रांस में हो, अमेरिका में हो? नहीं है। तो इंडिया को अगर पाबंदियां ईरान के ऊपर है तो इंडिया क्यों उसको खातिर नहीं ला रहा? उसकी वजह ये, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है और उसके डिसीजन वो खुद ले रहे हैं। अभी जितने भी मुल्क है ईरान से, वही मुल्क अमेरिका से जो डरता है कंट्री या उस पर डिपेंडेंट है, वही उसकी पाबंदियों से डर जाता है। वरना ईरान के साथ अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है तो इंडिया के साथ तो अमेरिका काफी ट्रेड कर रहा है। तो मकसद कहने का ये बात ये नहीं है कि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, इसलिए जिसकी पावर है वो सब आंखों में आंख डाल के बात कर सकता है। पाकिस्तान को खुद को एक पावर बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने कहा भले 3 साल आपके तकलीफ में आएंगे, हम तकलीफ में आ जाएंगे, 3 साल रहेंगे, लेकिन इसके बाद हम जो निकलेंगे इस चीज से, पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। अगर हर वक्त हम, नहीं जनाब, 3 साल हम तकलीफ में रहेंगे और फिर आदत हो जाएगी, जैसे कराची वालों की आदत हो गई है। चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन जो है राना गुलजार ताज साहब से क्वेश्चन भी करती रहूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकलीफ में रहने की आदत है हमें, ये कराची वाले जो तकलीफ अभी उन्होंने उठाई है और उसके बाद ईरानी सदर जो हैं वो चले जाते हैं कराची से, उनकी जो VIP मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। ज़रूरी है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सबको ज़रूरी था, लेकिन उसके बावजूद भी कराची में जो ये हमारी पीपल्स पार्टी है उसकी कारकर्दगी हमें उस लिहाज से मैनेजमेंट में नहीं नज़र आई। रास्ते ब्लॉक थे तो ब्लॉक रहे, चीज़ें इस तरह से आवाम को परेशानी का सामना रहा। क्या प्लानिंग्स नहीं हुई थी? प्लानिंग में फुकदान था? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? पीपल्स पार्टी की इंतज़ामिया रिस्पॉन्सिबल है या कोई और रिस्पॉन्सिबल है? कराची वाले तो ये बात सोचते रहते हैं कि किसकी जिम्मेदारी है, किससे कहा जाए। नहीं, देखिए, बात यह है कि आपने सही कहा, मुश्किलात बिल्कुल थी। ज़ाहिर है एक मुल्क का प्रेसिडेंट आया है। पहली बात तो ये है कि कराची शहर इतना बड़ा हो चुका है और मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि ये सारी चीज़ें गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस शहर से बाहर
इसको सेटल होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि जब ये शहर से बाहर होगा तो बेहतर अंदाज में मैनेजमेंट हो सकेगी, बेहतर अंदाज में आने वाले मेहमान की खिदमत भी हो सकेगी, उसको प्रोटोकॉल भी सही दिया जा सकेगा, क्योंकि शहर इतना कंजस्टेड हो चुका है। और ये चीज़ें जैसे हाई कोर्ट है, असेंबली बिल्डिंग है, सारी चीज़ें जो हैं ये शहर के दरमियान में हैं, तो बिल्कुल तकलीफ़ात होती हैं, क्योंकि जाहिर है कि सारे रास्ते वही हैं, उनको उसी से पब्लिक का आना जाना है, उसी से वीआईपी प्रोटोकॉल है, उसी में ही वीआईपीज़ का आना जाना है, तो इसलिए मुश्किलात बिल्कुल हुई होंगी, आवाम को हुई भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को बाहर सेटल करे ताकि ये मुश्किल आवाम को ना हो सके, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है आवाम की मुश्किलात को कम करना, आवाम को फैसिलिटेट करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि आवाम अच्छा सर, आप बड़ी पॉजिटिव बात करते हैं, एक जुमला मुझे कह दीजिए कि क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को की बात कर रही हूँ, क्या ट्रैफिक पुलिस को ये बात बतानी चाहिए, कहनी चाहिए कि आपकी कारकर्दगी नाकिस थी, आप जो हैं वो रुकावटें हटाने में वक्त में नाकाम रहे? देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त करे, अपना चेक एंड बैलेंस सख्त करे, और पुलिस के अंदर जितनी भी काली भेड़े हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, उनको नौकरियों से फारिग करना चाहिए, उनकी जगह नए ऑनेस्ट अफसर लेकर आएँ और उनकी दिए हुए प्लान पे काम न करें, वो अपना चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि शहरियों का वोट लेकर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई है, हम गवर्नमेंट में आए हैं, तो हमें उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर अंदाज में हमें समझना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि ये तो गवर्नमेंट के लोग हैं, ये तो अपनी मर्जी की रिपोर्ट देते हैं, हम क्योंकि हम अवामी लोग हैं, हमें अवाम के दुख दर्द को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझना चाहिए। और जितनी भी पुलिस के अंदर, ट्रैफिक पुलिस हो या दूसरी पुलिस हो, ऑपरेशन पुलिस हो, जो भी पुलिस हो, मैं समझता हूँ आईजी सिंध को चाहिए कि इसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, वज़ीर दाखिला साहब इसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, क्योंकि पुलिस के अंदर आज भी ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो इलाकों के अंदर जराइम में मुलविस है, जिसमें गुटखा माफिया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पुलिस के सरपरस्ती में हो रही हैं। मैं आपसे बताता चलूँ कि औरंगी टाउन के अंदर भी ऐसा हो रहा है, थाना मोमिनाबाद के एसएचओ खालिद रफीक साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जगह जगह पे मंशियात गुटके फरोख्त हो रहे हैं। मैं सख्त इसकी पीपल्स पार्टी मजम्मत करती है, और मैं समझता हूँ वज़ीर दाखिला को इस पर नोटिस लेना चाहिए, और जहाँ जहाँ भी शहर में, जिस थाने में, पूरे सिंध में जहाँ जहाँ भी ये गलतियाँ पाई जाती हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। जब तक क्रैक डाउन नहीं होगा पुलिस के खिलाफ, ये सही होने वाले नहीं हैं, इसमें सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि इसलिए कि आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, और वज़ीर दाखिला साहब को इस चीज़ पर सख्त एक्शन लेना होगा कि जहां पर वो खुद जाएं, थानों में, डीआईजीज, तमाम ऑफिसेज में वो खुद जाएं, छापा मारें, ताकि इसमें रिफॉर्म आ सके। और इन लोगों को रोड के ऊपर जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस भी परेशान करती है आवाम को, ये काबिल मजम्मत बात है, ये नहीं होना चाहिए। आप कर रहे हैं, मैं बहुत सारे बड़े इश्यूज को लेते हुए बात तो मैं करती हूँ, लेकिन जो जब तक हम अंदरूनी तौर पे चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे ना, ज़रूरी हमारा ना करेक्टर बेहतर हो सकता है ना हम चीज़ें बाहर के तौर पर बेहतर कर सकते हैं। और छोटी सी बात यही थी कि कराची पुलिस को ये पैगाम है वक्फे पे जाने से पहले कि कंटेनर्स को वक्त पे हटा देना चाहिए था, वरना आपको अंदाज़ा नहीं है कि शहरियों को किस हद तक परेशानी का सामना करना पड़ा है। पीपल्स पार्टी का पॉजिटिव पैगाम बहुत अच्छा है, लेकिन मज़ीद कुछ मौज़ूआत पे बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और कुछ चीज़ें अंदरूनी सियासत की, लेकिन वो बहुत पुरानी सियासत नहीं है, कुछ अर्से पहले की बात है। आपको याद होगा कि मिसाक जमहूरियत, वो मिसाक जमहूरियत को पीटीआई की तरफ से एक डील कहा गया और मजाक उड़ाया गया। बहरहाल इस दफ़ा हम ये तो कह सकते हैं कि उसी मिसाक जमहूरियत के नतीजे में कुछ माहिदात हुए, जिसमें अपोजिशन की तरफ से एक ओहदा दिया गया कि अपोजिशन की तरफ से एक ओहदा दिया जाएगा, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाला जिक्र हम कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे इस दफ़ा से पीटीआई की तरफ से जो नाम आया वो शेर अफजल मरवत का था। शेर अफजल मरवत के बयानात किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो अचानक से हमें इमरान खान साहब का यूटर्न नज़र आया, और साथ ही साथ वो जेल में बैठे हुए जिस तरह से फैसले कर रहे हैं, अचानक से उसके बाद हामिद रजा का नाम सामने आया। ये कितनी दफ़ा से यू टर्न्स
होते रहेंगे? और अगर आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का किसी को चेयरमैन बनाने जाते हैं तो क्या आपके पास वो स्ट्रैटेजी अपोजिशन के तौर पर मौजूद नहीं है? क्या आपके पास एक ऐसा शख्स मौजूद हो जिसके पास बजट की मालूमात भी हो, जो ये भी जानता हो हिसाब किताब क्या चीज़ होती है, छोटी मोटी बातें, या आप वो कोई इतना जिस शख्स को बड़ी इनिशियल तौर पे चीज़ों का ना पता हो उसको आप किस तरह से ओहदे दे सकते हैं? बात करते हैं इस हवाले से। इकबाल अडवाणी साहब, क्या कहेंगे जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है? देखिए, अभी आपको सबको मालूम है कि कुछ अरसे पहले मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था सऊदी अरब के बारे में कि रिजीम चेंज करने में इनका हाथ है। फिर काफी स्ट्रिक्टली डिनाई आया इनका कि ये बात ऑनर नहीं। अगर आपका इस बात से ताल्लुक नहीं था, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ा था और किसी दूसरे मुल्क को आप इन्वॉल्व कर रहे हो जो पूरी जिंदगी, जब से पाकिस्तान को मुझे लगता है शुरू से इमदाद भी वहां से आ रही है, एक में धमाके हुए तब भी, अब उनसे ताल्लुकात खराब करने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि बगैर पूछे आपकी तरफ से किया है तो इसके खिलाफ कोई नोटिस लिया, इनको कम से कम 2-3 महीने के लिए सस्पेंड तो किया जाना चाहिए, नहीं किया। फिर सडनली इनको एक ओहदा दे दिया गया, क्रिटिसाइज हुई तो किसी और को दे दिया गया। अब जिसको मेरे ख्याल में ओहदा दिया गया है वो तो पीटीआई के हैं भी नहीं, तो पीटीआई का एक्चुअल प्रॉब्लम ही यही है, इनको खुद को पता नहीं है ये कर क्या रहे हैं। मसला ये हो गया अभी तो ज्यादातर इनका बयान ही इनको खुद को नहीं पता होता। अंदर समझे 4 लोग जा रहे हैं, चारों सेकंड लीडरशिप है, जा रही है अंदर, और चारों जब बाहर आते हैं तो चारों अलग अलग बयान दे रहे होते हैं। सबके बयानों में तजाद अलग होता है, आजाद होता है। एक कह रहा है खान साहब ये बयान किया है खान साहब ने, ये पॉलिसी हमारी, दूसरे साहब बोल रहे हैं, गौर साहब बोल रहे हैं ये बात है ये। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, इनका ना कोई स्पोक्स पर्सन है, ना इनको पता है। जितना पीटीआई को ये खुद मिल के नुकसान पहुंचा रहे हैं, कभी किसी ने नहीं पहुंचाया। अच्छा चलें जनाब, मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी कथा कलामी की माजरत चाहूँगी, क्योंकि मैं ये जवाब लेना चाहूँगी सुभान अली साहिर साहब से। पीटीआई से आपका ताल्लुक है सर, अभी ज्वाइन कर चुके हैं मैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सुभान अली साहिर साहब, एक जो मुद्दा सामने आता है, मिसाकी जमहूरियत के नतीजे में पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से जो नामजदगी है वो अपोजिशन को सौंप दी जाती है। पीटीआई या पीटीआई जिस नाम से भी इस वक्त मौजूद है वहाँ पे असेंबलियों में, शेर अफजल मरवत का नाम दिया जाता है, उसके बाद हामिद रजा का नाम दिया जाता है। ये अचानक से बदलाव की वजूहात क्या हो सकती हैं? देखिए जी, ये तो पार्टी का फैसला होगा और यकीनन जिसके हक में होगा बंद होगा। और ये पार्टी के फैसले होते हैं और यकीनन जब फैसले होते हैं तो पहले बहुत से आवाजें उठती है और सबके अपनी अपनी निगाहें होती है। सुभान अली साहिर साहब, मैं बहुत माजरत के साथ एक इख्तलाफ या आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आप ये समझते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट ओहदा जिस पे आप अचानक से एक का नामजद होना और फिर दूसरे का नाम दे देना, ये आप समझते हैं कि सिर्फ पार्टी का फैसला है तो गलत हो सकता है, गलत होना चाहिए था? नहीं, आप इसको मतलब आज भी हमारे अपोजिशन लीडर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के उसका बयान इसके ऊपर आ चुका है कि पार्टी फैसला करेगी और पार्टी के फैसले के मुताबिक ही हमारा चेयरमैन। तो ये कहना कि जी दूसरा नाम आना, यहाँ तो हुकूमतें बनती है तो 4-4 वज़ीर आज़म के वज़ीर आला के नाम आ जाते हैं, 5-5 वज़ीर खजाना के नाम आ जाते हैं, लेकिन होना वही होता है जो पार्टी फैसला करे। तो इस पे कोई इतनी बड़ी इख्तिलाफ या कोई इतनी बड़ी बयानिया या कोई इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है कि अगर तहरीक इंसाफ के 2 नाम आ गए तो कोई बहुत बड़ा जो है कोई अनोखा काम हो गया। तो ये नाम तो आ जाते, फैसला पार्टी को करना होता। सर जो भी पार्टी फैसला करेगी वो सबको काबिल कबूल होगा। सर पार्टी फैसला करेगी, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स के हवाले से एक ये जो ओहदा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जिसको भी नामजद किया जाएगा उसको यकीनन बजट के हवाले से मालूम होना चाहिए, उसको अकाउंट्स का भी पता होना चाहिए। क्या इन चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है इस मामले में? आजमी बात है कि सारी चीजें पार्टी सोच के करती है और ऐसा नहीं है कि चीजों का इल्म ना हो और किसी एक लाइलम आदमी को जो है ना किसी चीज का जो है ना किसी कमेटी का माशाल्लाह तहरीक इंसाफ एक पढ़ी लिखी लोगों की तंजीम है
और हमारे पास सारी पार्टियों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हर लिहाज से, मार्की लिहाज से भी, इक्तिसादी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। तो ये कहना कि जी इल्म होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है ना जो। नहीं सर, मैं तो पूछ रही हूँ, मैं ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं कर रही। एक और बात मैं आपसे अपने इल्म में इजाफा करना चाहती हूँ कि ये मुझे बताइएगा कि जब आप कह रहे हैं कि पार्टी का फैसला, तो आपकी पार्टी में कौन कौन है ऐसा जिसका फैसला हो सकता है ये सब कुछ करने में? हमारी कोर कमेटी है, हमारी कोर कमेटी फैसला करेगी, और हमारी कोर कमेटी के फैसले जो है ना वो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के पास जाते हैं, बात रिपोर्ट होती है। तो यकीनन जो नाम आप मुझे बता रही है कि जी शरफजल मरवत साहब और बाकी जो दूसरे हमारे इत्यादी है उसका नाम आप ले रही है, तो इन दोनों नामों में से पार्टी ने फैसला करना है। जी, हम अपने इत्यादी को बनाते हैं, हम अपनी पार्टी को। मैं बयानी की मेरे प्रोग्राम में सर हम एवरीबडी नो दैट कि हम बाइस फ्री होते हैं और बड़ा मैं खुल के प्रोग्राम करती हूँ। मैं तो सिर्फ ये बात इसलिए आपसे जानना चाह रही हूँ कि चूंकि पीटीआई की बात को और बड़ी अहमियत दी जाती है, जाहिर सी बात एक बड़ी पार्टी है आपकी, तो उसमें अचानक से ये ट्विस्ट हो जाना, लोग इसको तंकीद का निशाना बनाते हैं, इसलिए आपको प्रोग्राम में लिया गया है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें क्या चीज़ है। तरीके से आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारी अपोजिशन पे भी, जब अपोजिशन लीडर का बनना था, तो उस वक्त भी जो है ना 2-3 लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर दिया कि उमर अयूब को हमने अपोजिशन लीडर बनाया है, तो आज अपोजिशन लीडर है। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत की, हालांकि भी मुख्तलिफ नाम चल रहे थे, लेकिन जब हमने हमारी पार्टी ने फैसला कर दिया तो गंडापुर साहब आज वजीर आला है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के भी मुख्तलिफ नाम चल रहे थे, लेकिन जब पार्टी ने स्पीकर का फैसला कर लिया तो आज तो सर माशाल्लाह से ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके लीडर जेल में भी हैं, उसके बावजूद मुलाकातें भी हैं और बाकायदा फैसले भी जेल के अंदर से हो रहे हैं। ये तो बड़ी पॉजिटिव बात हो गई ना? नहीं, हमारी मुशावरत तो यकीनन जो है ना, हमारा आखिरी फैसला तो हमारा चेयरमैन करेगा, वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, इसका तो हमने अपने चेयरमैन से लेना है। ये तो मतलब है कि हफ्ते में हमारे अगर किसी जुमेरात को 4-5 लीडरों का या वकीलों की मुलाकात होती है तो उसके जरिए सारे फैसले की तो ठीक होती है। चलिए सर, एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हलीम आदिल शेख साहब ये कहते हैं कि बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो हुकूमत और फैसला साजों को माफ़ नहीं करेंगे। कि बुशरा बीबी के हवाले से क्या एक सिलसिला है, आखिर किस किस्म की परेशानियां हैं उन्हें जिसकी वजह से इतना बड़ा बयान दिया गया है कि हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि कुछ हो सकता है? क्या हो सकता है सर, ऐसा क्या उनके साथ? अगर खातून को आपने जो है ना एक महदूद कमरे में, छोटे से कमरे में आपने बंद किया हो और उसको मतलब है कि जहर किया जा रहा हो, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो, उसका इलाज नहीं हो रहा हो, जबकि वो दरख्वास्त दे चुकी है कि मुझे अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। जो खातून के खिलाफ जब फैसले आया बुशरा बीवी के खिलाफ, तो वो डायरेक्ट अडयाला जेल पहुंच गई थी कि आप मुझे गिरफ्तार करने क्या ढूंढेंगे, मैं खुद आ गई हूँ। तो बराए मेहरबानी होल्ड की। चलें, बहरहाल राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मैं राना गुलजार ताज साहब की तरफ चलूँगी। राना गुलजार ताज साहब, बड़े सुकून से सारी बातें आपने सुनी है, पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी और उस पर नाम कहने के जी पार्टी का मसला है तो कोई बात ही नहीं है इसमें, हम बिला वजह इसको बढ़ावा दे रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस बात को आप? देखिए जी, बात ये है कि ये कहते हैं कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल होंगे पढ़े लिखे लोग। असद उमर साहब भी पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन रहे 5 साल, और उसके बाद जब इमरान खान को इख्तियार मिला तो उन्होंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के इतने हालात ख़राब हैं और ख़जाने में कुछ नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। तो ये बात यहाँ के पता चल जाती है कि ये कितने अहल और पढ़े लिखे लोग हैं कि जब इनको यही नहीं पता होता कि जी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और 22 साल 23 साल 27 साल की स्ट्रगल ये बता रहे हैं। देखिए, जिस मुल्क में 27 साल की जब स्ट्रगल होती है तो उस मुल्क की हर मुश्किल और हर परेशानी की इंसान को मालूमात होती है।
इनको मालूमात एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की मालूमात है, एक दूसरे को गाली बकने की मालूमात है। ये मालूमात नहीं है मुल्क में क्या मुश्किलात हैं। अगर ये मालूमात हो जाए तो मैं ये समझता हूँ सियासत इस नहज पे ना जाती और हम आपस में मिलने जुलने की सूरत हाल को बरकरार रखते और पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचते। बुशरा बीबी को अगर कोई मुश्किल है तो मैं ये समझता हूँ नहीं होनी चाहिए कि खातून है और ये मुझे तो नहीं पता, अगर उनको कोई परेशानी है तो काबिल मजम्मत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए और उनको बाकायदा उनका ख्याल रखना चाहिए और जो भी उनके केस हैं मेरिट पे निपटाना चाहिए। खान साहब का भी केस है, मेरिट पे निपटाना चाहिए सरकार को। और फैसले खान साहब को इतनी आज़ादी जेल में है, मैं समझता हूँ किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आज तक इतनी आज़ादी नहीं मिली कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा मुलाकातें कर चुके हैं माशाल्लाह सेहत और भी अच्छी हो गई 1000 से ज़्यादा जिम का टाइम मुलाकातें भी कर बहुत चुके मिल रहा हैं है। और उनको तमाम सहूलतें अंदर फराहम की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब भी जेल में थे, उनको तो कभी कोई ऐसी सहूलत फराहम नहीं की मुझे गई। एक और खातून का तो नाम याद आया, मुझे पर्सनली उनसे कोई वो नहीं है कि मैं उनके बारे में बीबी बात साहिबा करूं, को भी लेकिन, जेल में रखा मरीम गया। नवाज साहिबा भी जेल में जी? मरीम नवाज साहिबा भी जेल में नहीं है। जी मरीम रही नवाज होंगी, साहिबा, मैंने जी, कहा ना बीबी साहिबा को भी जेल में रखा गया, कितनी सख्त अजियत, तारीख गवाह है। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को भी जेल में रखा गया, कितनी सख्त सजा दी गई। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब को इतनी फैसिलिटीज दी है, अच्छी बात है, हम इस पे तनकीद नहीं करते। उसमें ठीक, अच्छी तो बात वक्त भी है, गुजर गया, मुल्क के वक्त साबिक गुजर वज़ीर गया आज़म है, अच्छी और बात है। बुशरा बीबी को भी इतनी अजियत नहीं देनी चाहिए और उनका मैं कहता हूँ गवर्नमेंट खास ख्याल रखे क्योंकि वो खातून है, पाकिस्तानी है और वो एक एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है। तो हर पाकिस्तानी को फैसिलिटीज देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि शहरी भी उतने ही बुनियादी हक है। बात यह है कि हमें तो आपस की लड़ाइयों को, आज भी मैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से भी, उनके कारकुनों से भी कहता हूँ कि खुदारा थोड़ा सा सोचें समझें कि हमें इख्तलाफात को एक हद तक रखना चाहिए, इस नहज पर ना लेकर जाएं कि जो आगे कल मिलना भी मुश्किल हो जाए। तो हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे, यहीं मरेंगे, इसी मिट्टी में दफन होंगे। इख्तलाफात पता नहीं क्या हो गया खान साहब को, वो इख्तलाफात इस नहज तक लेकर चले गए हैं कि वो ये सोच ही नहीं रहे कि मैंने इसी कौम में आइंदा भी इलेक्शन लड़ना है, मैंने यहाँ रहना है। वो अपने कारकुनों को भी वही तरबियत दे रहे हैं। तो उनके पास पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो कहाँ चले गए हैं, वो क्यों? जिस तरह भी आपने फरमाया कि देखिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है उसको बाकायदा तमाम चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए, उसको पाकिस्तान के रिजर्व के बारे में मालूम होना चाहिए, उसको खजाने की पूरी सूरत हाल पता होनी चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मकसद यही है। अब यहाँ तो पता ही नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हैं सुभान साहिल साहब कि भाई 3-3 4-4 नाम, 10-10 नाम भी होते हैं, मगर ऐसे नहीं होता कि किसी को अनाउंस कर दिया फिर हटा के किसी को अनाउंस कर दिया, इस तरह नहीं होता। हाँ, नाम होते हैं, अनाउंसमेंट नहीं होती। अनाउंसमेंट तो एक की होती है, तो जिसको फाइनल कर दिया गया डिसीजन वही है। इस तरह इख्तलाफात बढ़ते हैं और दिलादारी होती है। इस तरह बहुत सारे लोगों की खान साहब ने दिलादारी की है पार्टी में। तो मैं समझता हूं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, ये अफसोसनाक अमल है। और तहरीक इंसाफ मैं ठीक है, एक जमात है, पॉलिटिकल जमात है, मैं तो ये नहीं कहता हूं कि वो जमात नहीं है, लेकिन उसको सही सिमत में लेके जाएं, उसके कारकुनों को, फॉलोवर को भी सोचना होगा। सर हम ये समझ रहे थे कि पार्टी का के ऊपर जो इतना बुरा वक्त आया, जो मेच्योरिटी लेवल मजीद उसका आगे जाना चाहिए था। मुझे तो ये उम्मीद है क्योंकि इस वक्त जो इंतखाबात के नताइज हैं उसमें बड़ी मुस्तहकम पोजीशन आगे 2028 के इलेक्शंस में हमें पीटीआई के नज़र आती है। ज़रूरत इस अमर की है कि अभी से मेच्योर फैसले किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है पूरी पार्टी के लिए। अच्छा, हमारे साथ सुभान अली साहिर साहब मौजूद हैं, नहीं है तो मुझे बताएं ताकि आगे हम एक और क्वेश्चन की तरफ हम जा सकें। ठीक है जनाब, प्रोग्राम में दूसरी मौजू की तरफ चलते हैं क्योंकि हमारे साथ इकबाल एडवानी साहब मौजूद हैं और ख़ास तौर पे उनसे पूछेंगे। वज़ीर आज़म की कराची आमद होती है, ताजरों से मुलाकात होती है, क्या समझते हैं इस हवाले से? अच्छा साइन है ताजरों से मुलाकात करना? और फिर ये भी कहना कि अडियाला के मुकीम से मुलाकात का मशवरा दे दिया जाता है, किस तरह से समझते हैं इस मामले को? नहीं, देखें, ये साइन बहुत अच्छी है कि इस तरह से प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए और खासकर बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर उनसे उनकी सजेशन लेनी चाहिए और उनकी सजेशन पे काम भी करना चाहिए। काफी अच्छी सजेशन दी गई हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो कहता हूँ हर 3 महीने 4 महीने और जहां जहां पाकिस्तान, कराची हो गया, लाहौर हो गया, हर जगह प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए और बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन वो तबका है जो रोजगार देता है और हमारे यहाँ रोजगार की बहुत कमी है। रोजगार, हमारे यहाँ लोग बाहर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है काफी अच्छा साइन है। लेकिन इसमें एक चीज मुझे लगती है कि सजेशन काफी अच्छी थी, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि साहिब आरिफ हबीब साहब ने जो कहा, मुझे इनकी एक चीज से मुझे लगता है कि इनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि आप
अडियाला में जाके भी हाथ मिलाएं, क्योंकि देखें अगर कुछ रियलिटी ऐसी है कि ये भी सियासी पार्टियों के सियासी डिस्कशन करनी ही नहीं चाहिए थी, मेरी अपनी राय है, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप एडवाइस भी दे रहे हो तो किस तरह की एडवाइस दे रहे हो? जो कह रहा है कि जिनको आप कह रहे हैं आप जाके उनसे हाथ मिलाएं, उनको तो वो चोर डाकू कहता है, तो किस तरह से आपने ये एडवाइस दे दी? मुझे लगता है कि वो एडवाइस ऐसी थी कि उसके बाद थोड़ा माहौल मुझे लगता है अनकंफर्टेबल हो गया, और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी थोड़ा सा मुझे लगता है फील हुआ होगा कि इस जगह पे सिर्फ बिजनेस के हवाले से बात करनी चाहिए थी कि बिजनेस में हमको बिजनेस किस तरह बढ़ाना चाहिए, प्राइवेट अगर करना है तो किस तरह करना चाहिए। यानी मैं बताऊं कि अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान प्राइवेट करने जा रहा है कितने इदारों को, तो वो इदारे प्राइवेट हमको हमारी लोकल कंपनियों को देने चाहिए जो वो ले सकती हो। इसके बाद हमको बाहर की कंपनियों को दावत देनी चाहिए अपने इदारों को प्राइवेट करने के लिए। इस तरह की सजेशन होनी चाहिए, और इस तरह की काफी बातें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन ये एक ऐसा आ गया जिससे मुझे लगता है माहौल थोड़ा चेंज हो गया। और बिजनेस के हवाले से पाकिस्तान में अभी बहुत काम होना है और करना है। मुझे लगता है इस तरह के जितने भी मौके मिले प्राइम मिनिस्टर साहब को, बहुत अच्छा स्टेप है इनका, और मैं इनकी जितनी तारीफ करूं कम है कि लोगों को सुनना और लोगों की सजेशन लेना ये सबसे बड़ी बात है। बस शर्त ये है कि अब इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, हर उस चीज पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फायदा अच्छा, आपकी पहुंचे। बातों से जो नतीजा मैंने अख्ज़ किया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से संजीदगी दिखा दी गई है, लेकिन ताजिर बरादरी में से अगर कोई एक भी ऐसी बात करता है तो पूरी कम्युनिटी पे एक बात आ जाती है कि ये गैर संजीदा बात है कि आप इसको सियासत को बीच में लाएं। आप यही कहना चाह रहे हैं? लाना ही नहीं चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये बात क्यों कही गई, ऐसी बात हो, इसी वजह से डिस्करेज कर जाते हैं आप अपने प्राइम मिनिस्टर को। कल वो आने में भी सोचेगा, क्योंकि वो भी एक सियासी पार्टी का हेड है, वजीर आजम है। तो इस तरह की बातें आप मतलब जिस चीज के लिए आपकी मीटिंग अरेंज की गई है, जो बात आपको करनी है, मुझे लगता है उसी दायरे में उसी तरह की बात करनी चाहिए। और ये जरा नामुनासिब सा अल्फाज हो गया, जिसके बाद मुझे लगता है काफी अनकंफर्टेबल माहौल हो गया होगा, और इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। यहाँ पे निजकारी की बात की है, अभी बात हो रही है कि निजकारी की तरफ जाएंगे। ठीक है जनाब, इस वक्त मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम मजीद इन्हीं मौज़ूआत को लेते हुए चलेंगे। छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है और राना गुलजार दाज साहब की तरफ हम चलते हैं। राना गुलजार दाज साहब, इस वक्त एहसन इकबाल साहब का बयान आया, बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक पॉजिटिव भी बात है। नौजवानों में तो एक लहर सी दौड़ जाती है, कहते हैं ना कि मुल्क से मोहब्बत और खून में गर्मी आ जाना। तो उनका ये कहना था कि अब हम किसी से पैसे नहीं मांग रहे, हम किसी से इमदाद नहीं कहते हैं, हम कहते हैं जनाब आएँ और सरमायाकारी करें। और सऊदी अरब के साथ भी कुछ ऐसे ही ताल्लुकात होने वाले हैं, जिस तरह से हमें पता चला है कि शहजादा जो है वो यहाँ पे सऊदी अरब के शहजादे यहाँ पे आएंगे और मज़ीद इस पे सरमायाकारी पे बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए जी, बात ये है कि तो खुशाइन बात है कि जब तमाम मुल्क आके सरमायाकारी करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि अगर सब लोग, हमारे इस्लामी मुल्क भी हमारे मुल्क में सरमायाकारी करते हैं और उनको हम एक महफूज रास्ता देते हैं, उनके सरमायाकारी की जमानत देते हैं कि जी आपका पैसा महफूज रहेगा, तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। और IMF से हमें जान छुड़ाने का जो भी अच्छे तरीके हों वो बुर्रेकार लाने चाहिए, और सरमायाकारी ईमानदारी पर मबनी हो, दोनों मुल्कों के रिश्ते भी आपस में मोहब्बत वाले हों, ताकि उसके अंदर आवाम को बराह रास्त उसका फ़ायदा हो। और हमारे जितने शोबे हैं, जितने भी सरकारी शोबे हैं और जो भी कमज़ोर हैं, उनमें उनको सरमायाकारी का मौका दिया जाए, ताकि वो जो इदारे हैं वो मुस्तहकम हो सकें, आवाम को रोज़गार मिल सके और पाकिस्तान जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो लेकिन ये इस पर ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, दिलों में बुगस नहीं होना चाहिए, खुले दिल से एक दूसरे को गले लगना चाहिए, और लगाना भी चाहिए और लगना भी चाहिए गले। और तमाम सर, बड़ी पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं, माशाल्लाह से हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन सच्चाई और ये सब चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ होती है कि आपकी एजुकेशन का मयार और सलाहियत और अपने काम में जी स्पेसिफिक होना। आप समझते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हुकूमत में मौजूद हैं जिनको अपना काम खुद करना आता हो? हम तो ये देखते हैं कि लास्ट टाइम माजरत के साथ जो 16 माह PDM की गवर्नमेंट रही है, उसमें क्या नाम मैं लूँ, अब आपको पता है कि जो हमारे जो इसका सेहत के वजीर थे, क्या किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल, लेकिन आप समझते हैं कि जिसकी सलाहियत नहीं होती है हम उसी को वहीं पे फिक्स करते हैं, तरक्की कैसे मुमकिन है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ, ये तो पार्टियों के फैसले होते हैं
मैं अपनी जाती राय पेश जी मिस्टर जाती राय पे। जाती राय ये है कि जो जिस शोबे से ताल्लुक रखता है उसको वही कलमदान दिया जाना चाहिए, और क्योंकि उसको उसके बारे में मालूमात होती है, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, जो भी जिस शोबे से ताल्लुक रखता है उसको वही कलमदान देना चाहिए। दूसरी बात, दिलों का साफ होना, अकाउंटेबिलिटी अपने अंदर पैदा करना, ये अशद ज़रूरत है कि जब हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी तो हम इदारे के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी लेकर आएंगे, और जिससे भी हम मिले साफ दिल से मिले और मुल्क की तरक्की का सोचें, मुल्क के बेहतरीन मफाद में, इदारे के बेहतरीन मफाद में मुआहदे होने चाहिए। अपने एक शोबा है मेरा, अगर मेरे शोबे के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मुझे नेक नियति के साथ उनके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और मुआहदे करने वाले को भी हुकूमत की तरफ देखना चाहिए कि मुझे ईमानदारी से इनके साथ कोऑपरेट करना है। बदकिस्मती ये होती है कि उसके अंदर जो मुआहदा करते हैं जब इदारे के अंदर, तो वो इदारे पे ही काबिज होने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक अफसोसनाक अमल है, क्योंकि ठीक है आपका पैसा लग रहा है तो आपको उसका रिटर्न भी मिल रहा है, मगर आप इदारे पर कोशिश तो ना करें हमलावर होने की। तो ये दोनों की नेक नियति होना बहुत जरूरी है, मैं ये समझता हूं। और बात यह है कि तरक्की, मुल्क तरक्की करेगा, कर भी रहा है, लेकिन इसमें हम सब की नेक नियति होना जरूरी है। हम बस, मैं एक ही बात कहता हूं कि लड़ाई छोड़ दें, उंगली उठाना छोड़ दें, बस यही सोचें कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा, और 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होंगे, आवाम फैसला करेगी, जो जिसकी पॉलिसी अच्छी होगी उसको दोबारा वोट देंगे, वो इक़्तिदार में आ जाएगा। तो लेकिन इस लड़ने से हमें क्या हो रहा है, हम अंदरूनी भी नुकसान उठा रहे हैं, बैरूनी मामलात पे भी नुकसान उठा रहे हैं। तो हमें नुकसान उठाने की मुतहम्मिल नहीं है हमारा मुल्क। हमें चाहिए कि हम आपस में मोहब्बत, प्यार और जमहूरियत को मुस्तहकम करें, और कुछ नहीं होता तो हम इदारों की पगड़ी उछालना शुरू कर देते हैं। हम इदारों को मुस्तहकम करें, इदारों का नाम ना लें, उनके हेड्स का नाम ना लें। वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जमानत है। जब इदारों के हेड मजबूत होंगे, हमारे इदारे मजबूत होंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा, अवाम मजबूत होगी। तो हमें इन चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहिए कि अगर जरा सी मुश्किल होती है तो हम रोडों पे आ जाते हैं, अवाम को निकाल लेते हैं और फिर उनके नाम लेना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह अफसोसनाक अमल है। इसको हमें छोड़ना चाहिए, दफन करना चाहिए, और हमें सिर्फ ये चाहिए कि पॉजिटिव पैगाम दिया आपने खासतौर पर सोशल मीडिया के लिए। आगे चलते हैं जनाब इकबाल एडवानी साहब, आपसे खासतौर पर क्वेश्चन है कि वफाकी वजीर कहते हैं कि अवाम पाकिस्तान को अगर बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो टैक्सेस देना बहुत ज़रूरी है। टैक्स तो हम मेरे ख्याल कराची वाले दे ही रहे हैं, नहीं भी देना होता तब भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल दुकान से हम छोटा सा सौदा भी लेने जाते हैं तो सिन टैक्स जो है हमें उस वक्त भी हम देना पड़ता है। जब हम पूछते हैं तो ये किसके खाते में, तो वो कहते हैं जनाब ये हम दे रहे हैं उनको। अब ये उनसे कौन पूछेगा दुकानदारों से कि ये टैक्स वाकई आप दे रहे हैं, ये सिर्फ हमसे लिया जा रहा है। ये एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे हम पूछना चाहते हैं वो ये कि ठीक है अवाम टैक्स देगी, क्या अशराफिया भी उतना ही टैक्स दे रही है? क्या मुल्क में प्रॉपर्टी टैक्स वैसे ही लिया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ज़मींदार भी वैसे ही टैक्स दे रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए? पूछना चाहूँगी आपसे इस हवाले से। देखिए, टैक्स देना चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने देखा होगा कि हर वक्त टैक्स बढ़ाया जाता है, टैक्स दिया जाए, और यही पूरी दुनिया में हम लोग यही ढूंढोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते हैं या टैक्स देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, और IMF आ गया, कोई भी है। लेकिन सिर्फ टैक्स आम आदमी, गरीब आदमी से टैक्स लेना है कि सबसे लेना है, सवाल ये है। सबसे हम लोग नहीं लेते, हम किसी को किस चीज में सपोर्ट कर देते हैं, किसी में किस चीज में दे देते हैं। आम आदमी से ही टैक्स लेने की बात होती है। और दूसरी एक मैं चीज बताऊं, IMF हो गया, आपने हमेशा इनसे सुना होगा टैक्स लें। आज तक कभी किसी ने ये कहा है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे सियासतदान है, वजीर वगैरह हैं, ये इतनी मराद क्यों लेते हैं? इनके ऊपर क्या है, क्यों मराद लेते हैं? जिस मुल्क का खजाना खाली है, जिस मुल्क में कुछ है ही नहीं, वो इतनी मराद क्यों लेते हैं? इन पे क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा? इनके अखराजात को क्यों कम नहीं किया जा रहा? सिर्फ बस अगर आपको डेफिसिट आया, आपने टैक्स बढ़ा दिया, आम आदमी से ले लिया, सीधी सीधी बात है, हर चीज में टैक्स ले लिया। लेकिन इनके ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं किया जाता? वजीर खजाना साहब ये कह रहे हैं, वजीर खजाना साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सबसे टैक्स लिया जाए। एक ही बात करेंगे, भाई आप अपने अखराजात कम कर लो। अपने अखराजात क्यों कम नहीं किए जाते? कौन सा बिजली के बिल इनको मुफ्त, इनको गाड़ी, सब चीज इनको फ्री। तो मकसद क्या है कि सिर्फ यही जो टैक्स हमसे लिया जा रहा है वो सिर्फ इनके लिए लिया जा रहा है, यही मकसद हुआ? या अपने अखराजात कम करें, ये क्यों इतना कुछ ले रहे हैं? मैंने तो यही देखा है, जब भी देखो टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, अखराजात इतना
एडवांस दौर है, इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी आ गई है, जो बाद में आप लोगों ने कहा था प्रोटोकॉल से, ये हर छोटे छोटे काम में 50-50 गाड़ियां लेकर प्रोटोकॉल लेकर चले जाते हैं। इसका एक्सपेंस कौन देता है? अब मुझे तो लगता है कि ईरानी सदर भी वहां जाके कुछ दिनों में शायद ये बयान किसी के सामने आ ही जाए ईरान की तरफ से कि हमारा शान और शौकत देख के तो वो वैसे भी परेशान हो गए होंगे कि क्या हमारे, मैं यही समझा रहा हूँ, हमारे अखराजात देख के लोग दूसरे मुल्क यही देखते हैं कि हमारे मिनिस्टर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके मिनिस्टर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो हमसे आके लोन मांगते हैं, हमसे आके इमदाद मांग रहे हैं, और खुद इनके अखराजात देखो। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा इनका प्रोटोकॉल, चले ये तो बाहर के सदर थे, प्रोटोकॉल समझ में आता है, चले क्योंकि आपको पता है इसराइल अमेरिका प्रॉब्लम चल रहे थे, एक थ्रेट था। आम आदमी, आज टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई, मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी जगहों पे इनको जाने की जरूरत क्या पड़ती है? कभी कोई तंदूर पे चला जाता है, कभी किसी स्कूल में चले जाते हैं, जरूरत क्या है इस जगह पे जाने की? आपके पास इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी है, अपनी ऑफिस को ऑर्गेनाइज कर लें, हर चीज आपको आपके ऑफिस में नजर आएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी आदमी से आपको मिलना है, वो फौरन आपको जूम पे या गूगल मीट पे आप उससे मीटिंग कर लेते हैं। ये अखराजात क्यों कम नहीं किए जाते? मेरी समझ में नहीं, इस पे ऊपर कभी कोई बात नहीं करता। फाइनेंस मिनिस्टर आएगा, बस टैक्स करें भाई, हाँ करें, टैक्स लें आपसे। आपको मैं बताऊं, कराची के हवाले से आपने बात की, इतना डोनेशन दिया जाता है, इतने चीजें चलाते हैं कराची के लोग, इतनी खैरात बांटते हैं, वो टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? वो टैक्स देने में क्यों घबराते हैं? उनको पता है कि इनका टैक्स सही जगह यूज नहीं होता। जिस दिन आपने ये प्रूफ कर दिया कि इनका टैक्स सही जगह पे यूज होता है, हर कोई टैक्स देगा। प्रॉब्लम ये है, वो देखते हैं कि वजीरों के इतने अखराजात, गरीब मुल्क के इनके अखराजात देखें, एक जगह से, एक गवर्नर हाउस से एक जगह मिलना जा रहा है एक बंदा, और उसकी आप प्रोटोकॉल देख लें। एक चीफ मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उसका प्रोटोकॉल देख लो। एक स्कूल के अंदर विजिट करने जा रहे हैं, उसका प्रोटोकॉल देखो। और कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। जिस स्कूल में वो जा रहे हैं उसके आसपास जितने ठिये लगते हैं जूस वाले के, चिप्स वाले के, वो सब बंद हो गए, पूरा इलाका बंद हो गया। और वो सिर्फ क्या, और उससे पहले जब वहां पहुंचने से पहले 50 मीडिया वाले कैमरा लेकर चले जाते हैं। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट पूरी दुनिया देखती है, और फिर हम उनसे इमदाद मांगते हैं तो कौन देगा? मजबूरी में हमको दी जाती है, जहां हमारी जरूरत पड़ती है तो इमदाद दी जाती है। कोई बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर, इसकी वजह यही है। सबसे बड़ा, अभी आपने एक बात कही थी कि इन्वेस्टर बाहर से, देखें अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर आए तो आपको दो चीजें सही करनी पड़ेंगी, वरना कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। पहली चीज, हमारी जो करेंसी डी वैल्यू होती है डॉलर के प्रॉब्लम, डॉलर की वजह से, उसको रोकना पड़ेगा, और लॉ एंड ऑर्डर। जब तक हम ये दो चीजें नहीं करेंगे हमारे पास इन्वेस्टर नहीं आएगा। दूसरी चीज, हमारी जितनी लोकल कंपनियां हैं इनको हम पावर देंगे, इनके तहफुजात दूर करेंगे, वही लोकल कंपनियां दुनिया से कंपनियां लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ये नहीं ला सकते किसी मुल्क की कंपनियों को। किसी भी मुल्क की कंपनियों को लाने आपका लोकल बिजनेसमैन, उनको आप तहफुज देते नहीं है। सबके ऊपर 6-6, 10-10, 20-20 केस बने हुए हैं। वो 5 वकीलों को लेकर वो अपनी पेशियां भुगत रहे हैं और खुद मुल्क के बाहर बैठे हुए हैं। कैसे आएगा बिजनेस? अपने लोकल इन्वेस्टमेंट को, अपने लोकल बिजनेसमैन को हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत भाई। राना गुलजार साहब क्या कहेंगे पॉजिटिविटी के लिए और खासतौर पर कराची के ताजरों के लिए, और कराची पे जो टैक्सेस लिया जाता है उस हवाले से क्या आपका ख्याल है? बिल्कुल ही, टैक्स हर शहरी का हक है, देना चाहिए, और उस टैक्स के पैसे को ईमानदारी से इस अवाम पे खर्च करना चाहिए। यही हुकूमत की अवलीन तरजीह होती है और होनी चाहिए। और तमाम ताजिरों को उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, उनको बिल्कुल सियासत से बिला ताक रखकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम न करें, और ना ही किसी की हिमायत करें। वो पाकिस्तान की हिमायत करें, और जहां भी वो बिजनेस करें हुकूमत उनको जमानत दे, उनके सरमाए की जमानत दे, और बिल्कुल वो खुलकर काम करें, क्योंकि वो अगर खुल के काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और टैक्स चोरी नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और ये जो बिल्कुल मेरे भाई ने जो बात की है, ये बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल खत्म होना चाहिए। ये क्योंकि इसलिए कि एक देखें सेक्रेटरी सतह का आदमी होता है जिसको लामहदूद पेट्रोल उसको दिया जाता है, बिजली का बिल अनलिमिटेड है, पानी का बिल अनलिमिटेड है। तो बिल्कुल ये खत्म होना चाहिए। एक लिमिट में एक चीज होनी चाहिए। 15,000 कमाने वाला आदमी पानी का बिल भी दे रहा है, बिजली का बिल भी दे रहा है, गैस का बिल भी दे रहा है, घर का रेंट भी दे रहा है। ये बड़ा अफसोसनाक अमल है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको खत्म करना चाहिए, और ये अशराफियाही कल्चर खत्म होगा
होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा बिल्कुल। और बिल्कुल गैर मुल्की जो भी हमारे पास सदर वज़ीर आज़म आता है उसको शान शान तरीके से इज्जत दी जाए, समझ में आता है, लेकिन आप अपने लिए इतने अखराजात न करें। और जो भी गैर मुल्की आता है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी, हमारा मेहमान है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इकबाल अडवाणी साहब, राना गुलजार साहब। दुआ वही जो हमेशा होती है मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।